नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी करने लगो, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का जो भी रास्ता है वो क्लियर हो चुका है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि अरे अब एग्ज़ाम क्लियर हो गया, पता नहीं जल्दी डेट आ जाएगी, मतलब कुछ लोग पैनिक भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बस डेली आपको जो करवाया जा रहा है वो करिए। अगर आपकी पिछली क्लासेस छूटी हुई हैं तो सबकी प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, मैराथन है, आईसीटी की क्लास है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासें हैं, इसके अलावा एट की क्लासेस हैं। ठीक है, तो सारी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हैं, आप लोग अच्छे से आराम से उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब परीक्षा की डेट आती है तब आप अपने नोट्स तैयार करेंगे तो अच्छे से तैयार हो पाएंगे वो। ठीक, तो बिना कोई टेंशन के आप लोग पढ़ाई करते रहो और एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा आपका। तो आज हम लोग जो करेंट का टॉपिक है, क्योंकि करेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे कहाँ से क्वेश्चन पूछने कुछ आइडिया नहीं होता, इसलिए मैं ये साथ साथ में आपको करवाती रहूँगी। बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। ठीक है, बाकी लगभग सारा सिलेबस आपका हो ही गया है, अब प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे। इसके बाद जो यूथ कंपटीशन की बुक है उसके अभी मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ, उसके ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं खुद भी मॉक टेस्ट बना के आपको दूंगी। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आएगी। जैसा कि मैंने बोला है कि मैं आपके एग्ज़ाम तक आपकी प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें आपको दी जाएँ, जिससे कि अगर जैसा भी पेपर आता है तो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक, तो हम लोग करते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है पीएम ई विद्या, इसके बारे में बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा। इसके बाद एक है आपका एचपीसी, जिसको बोलते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट किया जाता है। अब इसका 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट का क्या मतलब हो गया, हम लोग अभी पहले पीएम विद्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पीएम ई विद्या जो है आपका एक आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पीएम ई विद्या छात्रों और शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रकार की डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तक मल्टी मोड पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय किसके द्वारा, तो जो बीच बीच में टर्म है, जब आप क्लास अच्छे से पढ़ेंगे तो जैसे आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा मंत्रालय, पीएम विद्या किसके द्वारा, किसके अंडर में आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंडर में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा एक अनूठा और अभिनव उद्यम है, मतलब एक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये छात्रों और शिक्षकों के लिए एक अलग सा ही अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, पीएम विद्या की विशेषता सभी के लिए इसकी व्यापक पहुंच में निहित है, क्योंकि ये इंटरनेट, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, पॉडकास्ट और टीवी सहित दूरस्थ शिक्षण प्लेटफॉर्मों के अपने मल्टीमोड सेटअप के साथ सभी शिक्षण सामग्री प्रदान करती है बच्चों को। ठीक है, तो पीएम विद्या क्या है कि टीवी में आपके चैनल आते हैं, वहाँ पे देखा होगा कि आप कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सबके क्लास 1 का अलग आता है, क्लास 2 का अलग आता है। ठीक है, तो एक क्लास 1 से 12 तक की आपके ऐसे चैनल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे और बहुत अच्छी अच्छी संस्थान के टीचर जुड़े हुए होते हैं, जैसे आपके आईआईटी के होते हैं, आईआईएम के होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको नॉर्मल पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप और फ्री है सारा कुछ वहाँ पे, तो आप लोग भी जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर आसपास पड़ोस हैं तो उनको सबके बारे में बता सकते हैं, जिससे कि वो वहाँ से अपने अच्छी नॉलेज ले पाएँ। ठीक है, इसके बाद पीएम ई विद्या की महत्वपूर्ण पहलुओं में से कक्षा 1 से 12 तक संबंधित शैक्षिक सामग्री प्रसारित करने के लिए वन क्लास वन चैनल पर 12 और अब कितने हो गए हैं, 200। ठीक है, पहले 12 स्टार्ट हुए थे। पीएम ई विद्या चैनल बनाया गया था। तो कैसे नोट करना है कि कौन सी क्लास के लिए, 1 से 12 तक के लिए। इसके बाद जब शुरू हुआ था तो 12 थे, अब कितने हो गए हैं, 200 चैनल हैं जो आपके इसके ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल उन दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा को लाभ पहुंचाते हैं जहां स्थिर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। अब ये किस उद्देश्य से और बनाई गई कि जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिन घरों में या जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो टीवी वगैरह
नॉर्मल सबके घर में होती है या फिर बच्चे आसपास पड़ोस में भी देख लेते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना पीएम ई विद्या का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये चैनल एनसीईआरटी और सीबीएसई, केवीएस, आपका एनआईओएस, रोटरी आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा विकसित पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक सामग्री प्रसारित करते हैं। तो आपकी जो इसमें एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस है उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, वैसे भी आपने को पता है कि जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसमें से ही ज़्यादातर कंटेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो सामग्री होती है इसमें हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं, मतलब जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे उस हिसाब से वीडियो दी जाती है। इस वीडियो सामग्री पे क्यूआर कोड लगाए गए हैं जो दीक्षा मोबाइल ऐप का उपयोग करके स्कैन करने पे उपयोगकर्ता को दीक्षा पोर्टल पर उसी सामग्री पर ले जाएगा। तो इसमें क्यूआर कोड का भी हम लोग दीक्षा ऐप के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, देखा वहाँ पर क्यूआर कोड है। तो जैसे ये जो पीएम ई विद्या चैनल आता है, इसमें भी ऐसा क्यूआर कोड का सिस्टम रखा गया। अगर आप वो मोबाइल से स्कैन करेंगे, क्योंकि दीक्षा एक मोबाइल ऐप भी है, आप अगर जैसे अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड जब आप स्कैन करेंगे तो जैसे जिस चैनल पे आपने किया है, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो वो आपको वहीं उसी कंटेंट पे पहुंचा देगा। वहाँ आपके पीडीएफ मिल जाएंगे, ऑडियो मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान रखा गया है। ये मल्टी प्लेटफॉर्म मोड में विविध शैक्षणिक संस्थान प्रदान करता है। 12 डीटीएच टीवी चैनलों, सामुदायिक रेडियो, दिव्यांगों के लिए सामग्री, इसके बाद दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी अलग से ही इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। पॉडकास्ट आदि के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन चीज़ें दी जा रही हैं। ऑडियो वीडियो सामग्री कैसे होती है कि ऑडियो में होती है, वीडियो में होती है, पीडीएफ फॉर्म में होती है। ठीक है, जिस भी प्रकार से आप कंफर्टेबल हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पीएम ई विद्या के माध्यम से सब जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्ट है। आपका एक तो दीक्षा है, इसका स्वयं पोर्टल है। ठीक है, इसके 12 टीवी चैनल हैं, आपके 12 डीटीएच चैनल दिए गए हैं। इसके बाद है कि रेडियो के माध्यम से भी ये आपको प्रसारण दिया जाता है। टीवी नहीं है, रेडियो है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद स्पेशल ई कंटेंट दिया गया जो दिव्यांग बच्चे हैं। ठीक है, मतलब उनका भी पूरा कह सकते हैं कि पूरी तरह से ध्यान रखा गया है कि उनकी भी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। ठीक है, और ये पूरा लाइव टेलीकास्ट, मतलब लाइव चलता रहता है। ठीक है, इसमें स्पेशल रूप से क्लासेस वगैरह होती हैं। और ये कौन सी क्लास की, 1 से 12 तक के लिए। और इसका मेन क्या है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल। ठीक है, ये यहाँ पे भी चीज़ें दी गई, जैसे यहाँ पे आपकी डिजिटल एजुकेशन सारा सिस्टम बनाया गया है। ठीक, 25 करोड़ से अधिक स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, जो भी आपके केवीएस है, एनवीएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं। दीक्षा का सारा जो भी कंटेंट है या चीज दीक्षा, क्योंकि इसी से लिंक करता हुआ है, जैसे उसमें बताया कि अगर क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो आपको वही कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। स्वयं है आपका, ठीक है, टीवी चैनल क्लास 1 से 12 तक के चलते हैं। इसके बाद आपके रेडियो पे भी कम्युनिटी रेडियो, सीबीएसई पॉडकास्ट जो आता है उसको क्या बोलते हैं, शिक्षा वाणी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल जितनी चीज़ आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वही लेके आती हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, सीबीएसई जो पॉडकास्ट है, जैसे यहाँ पे सीबीएसई पॉडकास्ट, ठीक है, तो उसका क्या नाम है, तो आप सीधे से बता सकते हैं, शिक्षा वाणी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो पीएम विद्या समझ में आ गया। मेन आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। ठीक है, और जितने भी आपके गवर्नमेंट के और प्लेटफॉर्म है, जैसे दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, और भी चीज़ें हैं, वो सारी इससे कनेक्ट हैं। इसके बाद हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, होलिस्टिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट। अब सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एनईपी है, ठीक है, 2020 की, उसमें बोला गया है कि बच्चों का 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। इसके लिए एक अलग से वो भी बनाया गया जिसको परख बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने परख नहीं किया है तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो 360 डिग्री असेसमेंट का क्या मतलब है कि बच्चे का संपूर्ण विकास जो भी है, जैसे आपका मोरल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, और इसके बाद है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक जो विकास होता है। तो मतलब बच्चे की जितने भी पहलू हैं,
ठीक है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, पूरा। तो उन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के उसका असेसमेंट किया जाएगा और स्कूल्स में एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेन जो ओवरऑल चीज़ क्या है, ये बच्चों के मूल्यांकन के लिए बनाई जाती है और ये कार्ड दिया जाएगा पेरेंट्स को, जिससे वो भी इससे अवगत रहें कि बच्चे की प्रोग्रेस किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। इसके समय प्रगति कार्ड एक 360 डिग्री प्रगति की बहुआयामी रिपोर्ट है जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या होता है आपका, जो आपकी फीलिंग से जुड़ी, मतलब कह सकते हैं कि जो, तो जैसे आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थियों की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को विस्तार से दर्शाती है, मतलब उनके सारे पहलुओं पे ध्यान दिया जाएगा, उस हिसाब से एक कार्ड बनाया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। ये मूल्यांकन एक बदलाव है जो मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करने वाले योगात्मक, जो अधिक नियमित और रचनात्मक योगात्मक आधारित है। मतलब अब पहले होता था कि बहुत सारी हमने देखे कि बच्चे छोटे हैं, उनको अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ भी याद करना है, याद कर लिया, एग्ज़ाम दिया, बस। अब यहाँ पे इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के टीचर सारी चीज़ें करवाएंगे, उसी हिसाब से रिपोर्ट कार्ड बनेंगे। तो ये एक टर्म ही NEP में रखा गया है, 360 डिग्री असेसमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। ये बच्चों के सीखने और विकास को बढ़ावा देता है, विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक स्पष्टता जैसे उच्च स्तरीय कौशल का मूल्यांकन करता है। मतलब मैंने आपको यहीं पे सारी चीज़ें बता दी कि ये कैसे कैसे मूल्यांकन करेगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव भी आपका क्या रखा गया है कि बच्चे की बुनियादी शिक्षा इस प्रकार से की जाए कि वो जो भी उनके पहलू हैं उन सब पे ही ध्यान दिया। जैसे हम लोगों ने FLN की बात की थी, FLN आपने पढ़ा होगा, क्लास भी देखी होगी, जो लोग नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक जो है, जो जैसे कि बच्चों को नॉर्मल भाषाई ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। डेली यूज की जो चीज़ें हैं, गणितीय भाषा, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद शिक्षार्थी भी, बच्चों कहते हैं ना कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो उसके हिसाब से ही अपने लेसन प्लान बनाएंगे, अपनी सारी एक्टिविटी कि किस एक्टिविटी के द्वारा किस बच्चे को वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो छात्र की प्रगति की तस्वीर प्रस्तुत करना, साक्ष्य प्रदान करना, साथ ही बच्चों को वर्षों की प्रगति समस्या में वृद्धि प्रस्तुत करने का अवसर देना, ठीक है। जब ये कार्ड हर साल दिया जाए तो बच्चे भी थोड़ा वो होंगे ना कि हाँ मुझे और अच्छा करना है और अच्छे से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। माता पिता बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाएगा और इसमें पेरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे घर में अलग तरीके से करते हैं, तो उन सब के बारे में जानकर ही ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। और इसमें फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक तो सारे लोगों को एक साथ सिखाया जाएगा, समावेशी, बच्चों में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने की भावना सिखाई जाएगी, ठीक है। खुद भी मूल्यांकन कर पाएंगे, अपने साथी का मूल्यांकन कर पाएंगे, माता पिता करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई। और शिक्षक को इसके द्वारा रोल प्ले, समूह, पोर्टफोलियो, ये सब सारी एक्टिविटी करवाई जाएंगी, जिससे सारी चीज़ें निकल के सामने आए, ठीक है। इसका बच्चों में कौशल का विकास, दृष्टिकोण कैसे हो कि मतलब वो उनकी क्रिएटिविटी जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे अच्छे से पॉजिटिव दिशा में यूज किया जाए, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। बच्चे आत्म जागरूक बने, आत्म सम्मान, पहले खुद का सम्मान करें, समाज का भी सम्मान करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया। बच्चों को अपनी गति से सीखने के लिए स्थान प्रदान करना। इसके बाद इसमें 3 विकासात्मक लक्ष्यों पर आधारित है, मतलब 3 मेन पहलू इसमें रखे गए हैं। एक तो स्वास्थ्य और अच्छाई, ठीक है, हेल्थ एंड वेलबींग। इसके बाद प्रभावी संचारक, जिसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेटर। इसके शामिल विद्यार्थी, जो भी लर्नर्स इसमें शामिल हैं, तो ये मेन गोल हैं डेवलपमेंट के, इनको ध्यान में रख के ही पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है। टीचर के लिए भी काफ़ी इसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है, मतलब टीचर को भी उस तरीके से तैयार किया जाए कि बच्चे के अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको वो कैसे बाहर लेके आए, ठीक है। और मतलब जैसे टीचर्स का भी बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह होती है, जो भी ICT से रिलेटेड और नई नई चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में टीचर्स को अपडेट किया जाएगा, क्योंकि टीचर जब पूरी तरह परिपक्व हो पाएगा तभी बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है, ठीक है। तो टीचर्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी
चीज़ें रखी गई हैं कि किन किन पहलुओं पर ध्यान देना है। ठीक, इसके समग्र प्रगति कार्ड जो आपका HPC जिसको बोला गया है, सक्रिय शिक्षार्थी केंद्रित अनुभवात्मक शिक्षण पद्धतियों की ओर बढ़ते हुए एक आदर्श बदलाव का संकेत है। शिक्षार्थी उनके संदर्भ, उनकी रुचियों जैसे बागवानी, कला, कार, कठपुतली, इंडोर आउटडोर गेम खेलने, मतलब उनके खेल खिलौने के द्वारा, जो आपकी जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें पूरा स्ट्रक्चर रखा गया है 5+3+3+4 का। तो पहले बोला कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो पहले उनकी क्लास व्यवस्था या किताबें ऐसे कुछ नहीं होगा, केवल 2 साल तक वो बस जाके आराम से पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उसी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी जिससे कि बच्चे एक पॉजिटिव वे में सोच सकें और चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो टीचर को उसी तरीके से पूरा तैयार किया जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें PDF आपको दे दिया है, इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके बाद है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 1, 2, 3 के लिए HPC का एक प्रोटोटाइप बनाया है। कौन सी क्लास के लिए? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1, 2, 3 के लिए। ये प्रायोगिक तौर पर चलाया जा रहा है। वर्तमान दस्तावेज HPC से संबंधित अवधारणा, विशेषताओं, संरचना, मूल्यांकन रणनीतियों के बारे में विवरण प्रदान करता है। ठीक, तो मेन ये कौन सी क्लास के लिए बनाया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2, 3 क्लास के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे NEP जो NPE है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सॉरी NEP 2020, ठीक है, तो उसमें बोला गया कि जब बच्चा 6 साल का होता है तब उसका जो मस्तिष्क का विकास बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है। तो यहाँ पे जब NEP के हिसाब से 3 साल का बच्चा होगा तब वो स्कूल मतलब उसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल 5 साल तो वो पूरा खेलेगा कूदेगा, जो भी इसकी एक्टिविटी वो सब करेगा एक टीचर के संरक्षण में। ठीक है, और फिर क्या होगा, वो 1, 2, 3 तक जाएगा। तो इसलिए ये क्लास 1, 2, 3 के लिए रखी गई है कि वहाँ पे बच्चा जो है इन सब पहलुओं पे थोड़ा थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये दस्तावेज शिक्षकों को अपनी कक्षा में योग्यता आधारित मूल्यांकन करने की सुविधा भी प्रदान करेगा, जो कि बच्चे की प्रगति का समग्र दृष्टिकोण होगा। बच्चों के लिए गतिविधियों की योजना बनाने से पहले शिक्षकों के लिए इन दिशा निर्देशों से गुजरना महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए जो भी गाइडेंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उन सब के बारे में शिक्षक को पहले सारी चीज़ें अच्छे से जाननी चाहिए। उसके बाद वो इस चीज़ पे काम करेंगे, मतलब बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। ये दिशा निर्देश उन्हें HPC की भूमिका और इसे लागू करने में शिक्षकों की भूमिका से समझने में मदद करेगा। मतलब पूरा शिक्षक को ही पहले ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद वो बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे और फिर उसका जो भी रिपोर्ट कार्ड है वो बनेगा। ठीक है, इसका निपुण भारत की भी इसमें कुछ गाइडलाइंस रखी है। निपुण भारत आपको पता है कि जो भारत की बच्चे हैं उनके अंदर भाषाई और संख्यात्मक विकास कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देता है। मूलभूत शिक्षा एक बच्चे के लिए भविष्य की सभी शिक्षाओं का आधार है, क्योंकि कहते हैं कि जब जड़ मजबूत होगी तो अपने आप से सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, समझ के साथ पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित संचालन करने में सक्षम होने के लिए बुनियादी कौशल हासिल नहीं करने से बच्चा ग्रेड 3 से आगे पाठ्यक्रम की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। निपुण के हिसाब से जब तक बच्चा सामान्य भाषा नहीं सीख पाएगा अच्छे से, और जो गणितीय संरचनाएं हैं या फिर जो प्रारंभिक गणित होती है उसको नहीं सीख पाएगा, तो जब वो क्लास 3 में जाएगा, 4 में जाएगा या 5 में आगे जब जाएगा तो उसको वो चीज़ और कठिन लगने लगती है। हमने देखा बच्चे ज़्यादातर मैथ वगैरह से काफ़ी डरते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें रखी गई हैं कि ये सारी चीज़ें जब बच्चा क्लास 3 में जाए तो उसके हिसाब से वो पूरा तैयार हो पाए। ठीक है, तो निपुण भारत इस पर पूरा लगा हुआ है। मेन जो आपका FLN है, जो इसकी क्लास भी हुई है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ 3 डेवलपमेंट गोल हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले आपका था हेल्थ एंड वेल बीइंग पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके बाद जो लर्नर इसमें काम कर रहे हैं वो सब। ठीक है, तो ये 3 गोल हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे कि इक्विटेबल हो, इसके बाद इंक्लूसिव हो, जॉयफुल, होलिस्टिक, डाइवर्स नॉलेज। इक्विटेबल मतलब कि सारे बच्चे हैं, उनको जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से टीचर वो एक्टिविटी कराएं।
वो सारी चीज़ें समझाएं, क्योंकि क्लास में जितने बच्चे होते हैं ऐसा नहीं है कि सारी एक ही विधि से सब सीख जाएंगे, तो उसके लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करें, मतलब जिसको जैसी नीड है उसके हिसाब से टीचर उसको पढ़ाए। इसके बाद इंक्लूजन का मतलब है कि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, कि ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में जैसे दिव्यांग बच्चे वगैरह हैं तो उनके लिए अलग से स्कूल है या क्लास है, ऐसा प्रावधान रखा गया है। उसका जॉयफुल मतलब हंस खेल के सीख पाए, होलिस्टिक मतलब संपूर्ण विकास उनका हो। इसलिए डाइवर्स नॉलेज का मतलब है कि अलग अलग तरीकों से बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, नॉलेज में ये सारी चीज़ें आपकी हैं। स्किल्स कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दिया जाए, एप्टीट्यूड वैल्यूज़, उनके अंदर वैल्यूज़ भी लाए जाए। ठीक है, पर्यावरण को लेके, सोसाइटी को लेके, ये सब चीज़ें। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉम्पिटेंसी। ठीक, मतलब जो 21वीं सदी की जितनी भी कहते हैं स्किल्स हैं वो सब उनके अंदर आए, जैसे क्रिएटिविटी हो, इसके बाद कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये पूरे एस्पेक्ट्स दिए गए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो आपका तैयार होगा उसके लिए। ठीक है, इसे 4D फ्रेमवर्क फॉर होल चाइल्ड। अब यहाँ पे होल चाइल्ड क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट का क्या मतलब है, मूल्यांकन। ठीक है, तो 360 डिग्री का मतलब है कि पूरी संपूर्ण हर पहलू पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, नॉलेज पे, स्किल्स पे, इसके बाद कैरेक्टर, मेटा लर्निंग। ठीक, तो ये सारे पहलुओं पे ही ध्यान दिया जाएगा जो 21वीं सदी की एजुकेशन की नीड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया कि पीएम ई विद्या क्या है। इसके बाद जो आपका एचपीसी है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसको क्या बोलते हैं, मतलब उसमें क्या किया जाएगा, 360 डिग्री असेसमेंट, मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद टेलीग्राम पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का मैंने क्यूआर कोड भी दिया है, जिनको लिंक ओपन होने में दिक्कत हो रही है वो लोग क्यूआर कोड स्कैन करके भी देख सकते हैं। इसका यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एग्ज़ाम का पूरा रास्ता साफ हो चुका है, स्टे वगैरह हट गया है, तो आप लोग भी पढ़ाई में अच्छे से लग जाओ। ठीक, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।